हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के 1500 ईयर्स तक इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह की छोटी छोटी डेवलपमेंट हो रही थी। अब ये डेवलपमेंट क्या क्या हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से नए नए महाजनपदास बन रहे थे, डिक्लाइन होने के बाद फिर से चीजें रीस्टार्ट होंगी ना। तो सबसे पहले महाजनपदास बनेंगे, महाजनपदास में कोई होगा, एक राजा होगा, तो राजाओं के इमर्जेंस से किस तरीके से वहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ये सारी की सारी चीजें समझने वाले आज के इस वीडियो के अंदर, राइट। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में समझेंगे, है ना। बहुत सारी डायनेस्टीज आएंगी जो महाजनपदों पर रूल करेगी, राइट। और किस राजा ने किस राजा को डिफीट करके उसका पूरा का पूरा किंगडम जो है एक्वायर कर लिया था और अपने आप को वहां पर अपनी रूलिंग स्टैब्लिश कर ली थी। वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी बच्चों को एक बेनिफिट मिल सके जो कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है और साथ साथ में इस पर अपने हर एक कंसेप्ट पर अपनी पकड़ बनाकर चलना है, ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से तो आप उसका इजीली आंसर दे सकें और अपने आप भी क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज थोड़ी मेहनत कर लो तो डेफिनेटली मेहनत करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, तो कल बेहतर होगा। बस उम्मीद का दामन मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। ये कौन है बच्चा? ये हैं जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे अभी बताते हैं। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शंस पर लिखी हुई ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में सबसे पहले सक्सेस अचीव करी थी। इनको वो सक्सेस मिली थी। ठीक है, पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से कि आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पेन ऑफ द 1500, जैसे कि मैंने बताया कि 1500 ईयर्स तक डिक्लाइन, हड़प्पा डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या हो गई थी? डिक्लाइन हो गई थी। अब इस डिक्लाइन होने के और फिर से 1500 ईयर्स तक, ठीक है, किस तरीके से इस दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर इंडिया के छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती है। ठीक है, तो during a long span of the 1500 years, there was a several development different part of the subcontinent, right? This was also the period during the, इसमें वो इस पीरियड के अंदर हम वो भी चीज़ों को जानेंगे कि इसके अलावा चलो राजाओं का इमर्जेंस हुआ था, नए नए किंगडम्स बने थे, और इसी टाइम पीरियड के दौरान ऋग्वेद की रचना भी की गई थी। ऋग्वेद को भी कंपोज किया गया था। अब मैम ये ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद जो है वो हिंदुओं का ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट वेदास ऑफ हिंदूज। ठीक है, तो हिंदुओं का ओल्डेस्ट वेद है। तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है। खैर, हमें इन वेदों पर बात नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बाद में जब आगे फर्दर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तब उसमें पढ़ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात क्या करते हैं? ऋग्वेद वाज कंपोज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेद को मैम किसने कंपोज किया, क्यों किया, कैसे किया और इसका बेनिफिट क्या था, राइट। तो जैसे आपने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने में एक ये भी रीजन बताया गया था, कुछ लोगों ने आकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया है और वहां पर खुद सेटल हो गए हैं। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई थी, सब कुछ वहां पर खत्म हो गया था, तो जो लोग वहां पर सेटल्ड हुए, हड़प्पा के लोगों की जगह जो उनको रिप्लेस करने वाले जो लोग थे, वो भी इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में आकर रहने लगे थे, सेटल हो गए थे। उन्हीं लोगों ने क्या किया? उन्हीं लोगों ने इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास बैठकर, नदियों के किनारे बैठकर ऋग्वेद को कंपोज किया था। ठीक है, नाउ जेम्स प्रिंसेप एंड ऑफिसर, ये कौन है? ये है जेम्स प्रिंसेप। ये कौन थे? एक ऑफिसर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मिंटिंग का काम किया करते थे। मिंटिंग का मतलब क्या होता है? कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर जो भी कंटेंट लिखना वगैरह होता है, तो उस चीज का ये काम किया करते थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। तो डिसाइफर दैट द, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 के अंदर अशोका के इंस्क्रिप्शंस को, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ठीक है, उनको डिसाइफर किया था सबसे पहले। These inscriptions were used in the earliest inscriptions and coin। अब ये जो स्क्रिप्ट होती थी, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो होती थी, वो अर्लीस्ट, हमें सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए
उनके अंदर लिखी हुई थी और कॉइन्स के अंदर भी लिखी हुई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये स्क्रिप्ट का समझ में नहीं आया कि क्या फंडा होता है। स्क्रिप्ट बच्चा अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है। स्क्रिप्ट का मतलब जैसे हिंदी है, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है। मतलब हिंदी को लिखने का तरीका कौन बताती है, वो स्क्रिप्ट बताती है कि हमने मान लो ये मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर सीता लिखा। अब स पर ई की मात्रा, त पर आ की मात्रा, ये कौन बताती है, ये लिखने का जो स्टाइल ढंग होता है उसी को स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो उसी स्क्रिप्ट में हमें अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में इस तरह की स्क्रिप्ट को देखा गया था, ठीक है, हमें पाया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस होते हैं किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ कंटेंट, चाहे तो वो कोई कॉपर प्लेट हो सकती है, चाहे वो कोई शिलालेख हो सकता है, मतलब बड़ा सा पत्थर हो सकता है, राइट। तो राजा लोग क्या करते थे कि अपने मैसेज को कन्वे कराने के लिए इस तरह का परमानेंट एक क्या कहते थे, परमानेंट आइडिया उनके दिमाग में आया कि हम ऐसा रिकॉर्ड करेंगे, हम ऐसा कुछ लिखवाएंगे, इंस्क्राइब करवाएंगे जो कि परमानेंट तरीके पर रहेगा, वो कभी भी उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो परमानेंट तरीके से उन्होंने इस चीज का यूज किया। तो किसी भी कॉपर प्लेट पर, किसी भी हार्ड सरफेस एरिया पर जो कंटेंट लिखा जाता है, उस हार्ड सरफेस एरिया को ही क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। क्लियर है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ। और हाँ, आज की ये जो पीडीएफ है ये आपको बाइलिंगुअल मिलने वाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है। लेकिन आपको ये सारी की सारी जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी आपको कहाँ पर, वो मिलेगी आपको संजीवनी पर। मैडम ये संजीवनी क्या होता है बच्चा, संजीवनी आपको अड्डा 24/7 की ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको संजीवनी वहां पर दिखाई देगी। तो यहाँ पूरी तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर आपका एक क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में ई बुक वाला सेक्शन आएगा, तो वहां पर आप देखिएगा जाकर के संजीवनी होगी। संजीवनी एक तरह का कोर्स है, एक तरह का बैच है, ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसमें सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ फ्री मिलने वाली है। जाकर के वहां से सारी सब्जेक्ट की जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपकी, ये है आपकी संजीवनी, ठीक है, सीयूईटी की भी और ये आपकी बोर्ड्स की भी। तो पूरी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर संजीवनी को पर वो कर लेना है, ठीक है, एनरोल कर लेना, और वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आज की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाली है, राइट। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम इसके आगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। ये है बच्चा इंस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी बताया था ना, किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा हुआ कंटेंट क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ दीज, अब इन ऐसे बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले। अब इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर डिसाइफर जब किया गया तो हमें एक पर्टिकुलर दो जो है वो नाम पाए गए ज़्यादातर। तो ये जो दो नाम थे उनमें से एक था पियदस्सी, ठीक है, एक नाम क्या था, पियदस्सी था। अब मैम पियदस्सी का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ दीज मेंशन अ किंग, इसमें एक राजा का नाम बार बार लिखा हुआ हमें मिला। उन्होंने लिखा अपने आप को पियदस्सी, और पियदस्सी का मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट टू बी होल्ड या प्लीजेंट टू लुक एट, जिसको देखकर हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, दिल को शांति सुकून मिलता है ना। तो ये किसके बारे में बात की गई है, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर, समझ ही गए अशोक के बारे में, है ना। तो सम्राट अशोक जो है वो एक ऐसी इंस्पायरिंग फिगर थे, एक ऐसे अट्रैक्टिव फिगर थे जिनको कि देखकर मतलब मन खुश हो जाता था कि भाई वाकई में बहुत हैंडसम पर्सनालिटी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, और साथ में बहुत अच्छे समझदार राजा भी थे, राइट। तो ये अशोका ने अपने आप को पियदस्सी और एक नाम और, क्या नाम था, एक नाम और था, ठीक है। तो वो नाम क्या था, देवनपिया, ठीक है, या देवपिया या देवनपिया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कुछ लिखा गया है, ठीक है। देवपिया, इसका मतलब क्या होता है, बिलव्ड ऑफ गॉड, राइट। क्या होता है, बिलव्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान का प्यारा। तो इन्हीं दो नामों से अशोका ने अपने आप को इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखवाया हुआ था, ठीक है। नाउ अभी सस्पेंस है ये, ठीक है। तो सम इंस्क्रिप्शंस आर रेफर टू एज अ किंग, एज अ अशोका, ठीक है। अब इनको पढ़ करके पता चला कि ये अशोका ने अपने आप को इस तरीके से लिखवाया है। अच्छा, रीजन क्या था, अशोका ने अपना नाम डायरेक्ट भी तो लिखवा सकते थे ना वो, कि मैं सम्राट अशोक हूँ, मैं राजा अशोक हूँ, लेकिन इसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था कि कलिंग के बैटल में अशोक को ये खुद रियलाइज़ हुआ कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की जान गई है ना। तो मैं लोगों के दिलो दिमाग पर एक बुरी छवि नहीं डालना चाहता हूँ, मतलब बुरे काम के लिए मैं उनके दिमाग में या उनकी मेमोरीज में नहीं याद किया जाऊँगा। तो इसीलिए अपने एक्चुअल नाम को हाइड करके उन्होंने इन दो नामों से लिखवाया था, ठीक है, ये रीज़न था। यूरोपियन एंड द इंडियन स्कॉलर यूज द इंस्क्रिप्शन। अब हमें इनके बारे में कैसे पता चला, तो जो भी हमारे हिस्टोरियन हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्क्रिप्शन से, उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ करके और पास्ट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको हमारी हिस्ट्री में मेंशन किया। इसी वजह से आज हम हिस्ट्री को इतना जान पाए हैं,
ठीक है, अगर मान लो ये इस तरह के इंस्क्रिप्शंस नहीं होते या टेक्स्ट बुक्स नहीं होती या पीछे जो भी कुछ हुआ, अगर वो कुछ भी अगर हमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते, जैसे हड़प्पा में नहीं मिले थे, लेकिन कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स के दौरान जब वो चीज़ें निकाली गई तो अजप्शन के बेस पर वो पूरी की पूरी हिस्ट्री हड़प्पा की रिकंस्ट्रक्ट कर दी गई। इसी तरीके से जब हमें रिटर्न कंटेंट मिलता है तो वो एक तरीके से ना पक्का प्रूफ हो जाता है, राइट। तो एक सॉलिड प्रूफ होता है जिसकी वजह से उसको हिस्ट्री में एज इट इज़ मेंशन किया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे पढ़े उसको अपने पास्ट के बारे में इस तरीके से पता चल सके, ठीक है। Now, European and the Indian scholar used to inscription and the text Indian in the various language to reconstruct the genealogies of the major dynasties and that ruled the subcontinent। अब इनको पढ़कर, इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट बुक को पढ़कर क्या पता चला? ये पता चला कि किस किंग ने कहाँ पर रूल किया, उसका वो कितना एरिया था, कब से कब तक रूल किया। तो अपने रूलिंग पीरियड में वो कुछ ना कुछ तो ऐसे काम करेगा जिसकी वजह से उसको याद किया जाता है। तो वो क्या करता था, अपने अपने जो भी उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे, सारे के सारे इवेंट्स जो है वो इन इंस्क्रिप्शंस में लिखवा दिया करते थे। फिर जब इनको डिसाइफर किया जाता था तब हमें उसकी एक ऑथेंटिसिटी पता चलती थी, ठीक है, मतलब एक सॉलिड प्रूफ मिलता था। ये हिंदी में है तो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। द अर्लीस्ट 16 स्टेट। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्टेट्स का इमर्जेंस होता है। स्टेट का इमर्जेंस कहने का मतलब है कि हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद अब चीज़ें तो धीरे धीरे रिस्टार्ट होने लगी हैं, ठीक है। अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में एग्रीकल्चर भी होने लगा था। फॉर एग्जाम्पल कि अब वो लोग जो सेटल्ड हो गए थे इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में, वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चर के भी हमें प्रूफ वैसे तो हड़प्पा में मिल गए थे, लेकिन हड़प्पा के डिक्लाइन होने के बाद भी इन लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था, पेस्टोरलिज्म ही था। तो एग्रीकल्चर के प्रूफ हमें कई जगह से मिलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रूफ हमें कई जगह से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, डेक्कन में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, राइट। और कर्नाटक के बहुत सारे पार्ट में भी हमें क्या मिलता है, हमें एग्रीकल्चर के प्रूफ मिलते हैं कि अब लोगों ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब एग्रीकल्चर करेंगे, पेस्टोरलिज्म करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो व्यापार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लेन देन बढ़ेगा। तो इसी तरीके से अब आगे उनकी गाड़ी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो 16 महाजनपदास की हम बात करेंगे, राइट। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो ना, कि एक इस डेवलपमेंट की वजह से इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। मैंने कहा ना कि जब ये एग्रीकल्चर करेंगे, ये पेस्टोरलिज्म करेंगे, ये हंटिंग गैदरिंग करेंगे, तो लोग बहुत सारे इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब इस तरह की बहुत सारी जब एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो लेन देन भी तो बढ़ेगा ना। तो इसीलिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा, कौन सी सेंचुरी को, 6th सेंचुरी को। यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अर्ली बुद्धिस्ट एंड द जैनास टेक्स्ट मेंशन द 16 महाजनपदास। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि मैम 16 महाजनपदास हुए थे? ये 16 महाजनपदास हम नहीं कह रहे हैं, ये हमें रिटन में लिखा हुआ मिला है, मतलब कि लिखा हुआ में एक सॉलिड प्रूफ मिला है, जो कि मिला है हमें जैनास और बौद्धिज्म की बुक में। 16 महाजनपदों को ही क्या कहा जाता था, स्टेट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चा, स्टेट्स कहा जाता था। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगी, मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी ये क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये डिक्लाइन हो गई थी। डिक्लाइन होने के बाद जब कुछ लोग आकर यहाँ पर सेटल्ड हो गए थे, ठीक है, अब वो स्कैटर्ड एरिया था उनका, ठीक है, मतलब स्कैटर्ड वे में क्या कर रहे थे, स्कैटर्ड वे में ये कोई ये ग्रुप कहीं रह रहा है, ये थोड़े सा ग्रुप वहाँ है, थोड़ा सा ग्रुप वहाँ है, थोड़ा सा ग्रुप वहाँ है, तो ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग भागों में ग्रुप बनाकर रह रहे थे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेगा, इन ग्रुप्स में क्या होगा, इन ग्रुप्स में कोई ना कोई तो हेड होगा ना बच्चा, ये ट्राइब बन जाएगी, है ना। तो ये क्या होंगे, ये छोटे छोटे लोगों का ग्रुप्स, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पीपल, ठीक है। लोगों का, जो लोग होते हैं, जो जन होते हैं, जो पर्सन होता है, एक इंसान होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पीपल कहते हैं। तो पीपल का ग्रुप जहाँ पर एक साथ मिलकर के रहने लगेगा तो वो क्या बन जाएगी, वो ट्राइब बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चा, ट्राइब बन जाएगी, या उसको क्लान भी कहा जा सकता है, राइट। अब ये लोगों का ग्रुप बन गया, एक ग्रुप यहाँ पर है, एक ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ पर, एक ग्रुप यहाँ पर, ठीक है। अब इन ग्रुप में कोई ना कोई तो हेड होगा ना बच्चा, कोई ना कोई तो हेड होगा ना, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपस में डिस्कस करेंगे, तो उसमें से एक इनिशिएट करेगा उसको, है ना, कि चलो भाई हम इस पर जो है चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और हो सकता है कि बहुत समझदार हो उनके अंदर, तो कोई ना कोई तो हेड होगा। अब इस हेड ने ठीक है अपना काम ठीक से वो करने लग गया, तो वो सोचेगा कि यार क्यों ना, अब उसके दिमाग में आएगी कि यार मेरा अभी ना
जो ट्राइब है या जो क्लान है वो भी छोटा है, मैं क्यों ना किसी दूसरे ट्राइब पर अटैक करके अपने क्लान को, अपनी ट्राइब को बड़ा कर लूं। कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा, तो वो क्या करेगा, वो इस पर अटैक करेगा, अटैक करके इसको जीत लेगा, जीतने के बाद वो इसका एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा, फिर इसको सोचेगा कि यार जब मैं इसको अटैक करके जीत सकता हूं तो हो सकता है कि मैं इसको भी जीत लूं, हो सकता है मैं इसको भी जीत लूं। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, एक दूसरे से ये बैटल किया करते थे, है ना। और इस तरीके से धीरे धीरे उनका लैंड एक्सपेंशन होने लगा, और जब लैंड एक्सपेंशन होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो यूज करेंगे, और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी पर भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। यही सारा फंडा समझना है आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर मैंने समझाया है, ठीक है। महाजनपदास का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब और देखो, ये जो पर्सन है, मतलब जो मैंने एक पर्सन बताया, एक इंसान बताया, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जन। ध्यान से देखना, उसको क्या कहा जाता है, जन कहा जाता है। जन का मतलब कौन हो गया, पर्सन। जैसे कि हम आप आज के टाइम में उसको सिटीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जन का, जहां पर बहुत सारे जन इकट्ठे रहने लगेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैडम जनपद। क्या बन जाएगा, ये जनपद। और जनपद का मतलब आज के टाइम में उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। अब बहुत सारे जनपद, ये जनपद, वो जनपद, वो जनपद, बहुत सारे जनपद जब मिलकर एक जगह पर रहने लगेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये महाजनपद बन जाएगा, राइट। बहुत सारे जनपद मिलकर जब रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये महाजनपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महाजनपद। क्या बन जाएगा, महाजनपद। और इसी महाजनपद को क्या कहा जाता है, आज की लैंग्वेज में इसको स्टेट कहा जाता है, ठीक है। इसको स्टेट कहा जाता है। जब बहुत सारे महाजनपद बन जाएंगे तब क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा ये एम्पायर। तब क्या कहलाएगा, ये एम्पायर। और एम्पायर को आज के टाइम में क्या बोलते हैं, कंट्री। आगे समझ में, चमका के नहीं चमका, तुमको चमक गया, ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो महाजनपद मीन्स, ओके, तो पीपल क्लान सेट टू फुट और द सेटलर्स, इट इज अ वर्ड यूज इन द प्राकृत। तो ये जो जन है, महाजनपद है या जनपद है, ये सारे के सारे हमें प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले हैं। मोस्ट ऑफ द किंग ऑफ महाजनपदास। अब ये मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय द किंग। अब मैंने कहा ना कि ये जो महाजनपद बनेंगे, ठीक है, इनके ऊपर एक राजा होगा, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा ये अपने एरिया को देखेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसका इंचार्ज होगा ये, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। अब मुझे एक महाजनपद के अंदर क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। तो वो डेवलपमेंट मैं खुद अकेली नहीं करूंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अपने काम को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मेरे पास सारी पावर है क्योंकि मैं वहां की हेड हूं, और मैंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, मैंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को ओलिगेची कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, फिर से सुनो। ओलिगेची का मतलब क्या होता है, जब सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होती है और वो पर्सन अपनी शक्तियों को, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, तब उसको क्या कहा जाता है, उसको ओलिगेची कहा जाता है। चमका, ठीक है। Where the power shared by the number of the man collectively called राजा। तो जो जिन जिन को ये पावर शेयर की गई, मैंने कहा भाई तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है, अब इन्होंने सबने मिलकर क्या किया, वो काम किया। अब इनको क्या कहा जाएगा, इनको राजा कहा जाएगा, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा, राजा कहा जाएगा, ठीक है। तो ईच महाजनपद, हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी। कैपिटल समझते हो ना, हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल, जैसे कंट्री है, कंट्री की अपनी एक पर्टिकुलर कैपिटल होगी, कॉमन कैपिटल होगी। इसी तरीके से हर स्टेट की भी कैपिटल होती है, ठीक है। आज भी होती है, पहले भी होती थी। तो उस कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से सेफ एंड सिक्योर रखा जाता था, ताकि कोई भी दुश्मन आकर के उस पर अटैक ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो प्रोटेक्शन भी तो जरूरी थी ना, अदरवाइज तो अगर किसी ने कैपिटल को एक्वायर कर लिया, मतलब आधा राज्य तो उसने वैसे जीत लिया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये उसको फोर्टिफाइड किया करते थे, बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी कर देते थे, ठीक है। नाउ from the 6th century BC onwards, Brahman began to composition Sanskrit text known as the धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। अब क्या किया जाएगा, सोसाइटी बन गई, लोग रहने लग गए, अच्छी तरीके से राजा रूल करने लग गए। अब भाई वहां पर सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम कानून भी तो बनाए जाएंगे, नहीं तो भगवान भरोसे गाड़ी चलती रहेगी। कोई किसी को कुछ भी मन में आएगा वो काम करता रहेगा, किसी को मन में आ रही कि मैं उसको थप्पड़ मारूं, थप्पड़ मार के चल जाएगा, किसी के मन में आ रही कि मैं उसको ये करूं, वो करके चल। अरे भाई, रूल रेगुलेशंस भी नाम की कोई चीज होती है। अब सोसाइटी पर सभी लोग जो है वो एक तरीके से चलते रहे, एक नियम को फॉलो करते रहे, उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को क्या किया, कंपोज कर दिया। जितने भी नियम कानून होंगे धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो सारे के सारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है बच्चा? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट से। क्लियर?
बता तो दो, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? पक्का? चलो नेक्स्ट, द अर्लीस्ट स्टेट 16 महाजनपदाज, ये हिंदी में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये पूरे के पूरे बच्चा 16 महाजनपदाज। क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, हाउ मनी महाजनपदाज वर देयर, तो कितने आ जाएंगे? 16। ठीक है, तो 16 महाजनपदाज करोगे। और कौन कौन से महाजनपदाज है ध्यान से देखो। ठीक है, ये सारे के सारे 16 महाजनपदाज हैं, राइट। ये हो गया आपका, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, मल्ला हो गया, मत्स्य हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, वत्सा हो गया, अंगा हो गया, राइट। और क्या हो गया, गांधार हो गया, कंबोज हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये 16 महाजनपदाज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है? अर्लीस्ट स्टेट। अब सबसे पहले किस तरीके से अर्लीस्ट स्टेट बनते हैं, मतलब जो भी आज के टाइम में हम स्टेट में रहने ना, तो सबसे पहले कैसे बने थे? ठीक है, तो वही सारी के सारी हम स्टोरी को समझते हैं। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदाज, मगध पर जो है वो मगध जो है वो इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और मगध कहाँ पर है? ये रहा बच्चा मगध, ये रहा मगध। ठीक है, इन सभी महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था? ये मगध था। क्यों था? बाकी क्यों नहीं थे? यही क्यों था? इसके भी रीज़न थे, वो रीज़न ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से ठीक है रीज़न थे जिसकी वजह से मगध को इतना ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके 3 मार्क में कि वाई मगध वॉज मोस्ट पावरफुल महाजनपदास इन 6th century BC ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। बिटवीन 6th century and the 4th century BCE, मगध was the powerful महाजनपद, became the powerful महाजनपद, जो कि प्रेजेंट डे बिहार है। तो पहले का ये मगध होता था, आज के टाइम में इसको बिहार कहा जाता है ना। तो बिहार वालों वाकई में आप बहुत ज़्यादा लकी हो, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद था कौन सा? मगध। मगध वॉज द रीजन वेयर द, मगध वो रीजन था जहां पर एग्रीकल्चर सबसे अच्छी हुआ करती थी। क्यों? इसका भी रीजन था क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो गंगा रिवर के पास लोकेटेड है और मगध की फर्स्ट कैपिटल जो थी वो राजगीर थी। अभी मैं सब कुछ डिफाइन करूंगी। ठीक है, मगध की फर्स्ट कैपिटल क्या थी? मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगीर। अभी पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, इसको लिख करके पूरा मैं समझा देती हूँ सो दैट कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? बताओ फटाफट फटाफट से बताओ। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे की कहानी पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वाई मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ठीक है, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुन लो। पहली बात, मगध की जो फर्स्ट कैपिटल थी, ठीक है, मगध की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो क्या थी? मगध की फर्स्ट कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल क्या थी? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट से। मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगीर, राजगीर। ठीक है, या फिर इसको राजगृह भी कहा जाता है, या फिर इसको राजगृह भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है, कई बार इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, हाउस ऑफ किंग। ठीक है, हाउस ऑफ द किंग, राइट। मगध की फर्स्ट कैपिटल ये थी। फिर 4th century BCE में, 4th century BCE के अंदर क्या किया गया? मगध की कैपिटल को राजगीर से ट्रांसफर करके क्या कर लिया गया? पाटलिपुत्र कर लिया गया। क्या कर लिया गया? पाटलिपुत्र, उसको शिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, शिफ्टेड, राइट, शिफ्टेड कर लिया गया। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि वहाँ के राजाओं ने देखा कि भाई हमें एक ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर हम अपना व्यापार भी बढ़ा सके, है ना, अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ा सके और जिससे हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब मगध के राजा कौन थे, इसमें भी एक क्वेश्चन निकलता है। तो मगध पर ना बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। ठीक है, तो मगध पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। तो मैं यहाँ पर डायनेस्टीज़ की अगर बात करूँ तो इन डायनेस्टीज़ में जो तीन जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स के नाम बताए गए हैं जिन्होंने मगध को पावरफुल बनाने में बहुत ज़्यादा अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो कौन कौन थे? वो थे अजात शत्रु, बिंबिसार, ठीक है, और महापद्मानंद। और कौन?
पद्मानंद। ठीक है, तो इन 3 राजाओं ने मगध को पावरफुल बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, फिर बाद में महापद्मानंद यानी कि नंद डायनेस्टी को रिप्लेस कौन करते हैं? मौर्य डायनेस्टी करती है, राइट। फिर इन राजाओं ने जब इसका एक्सपेंशन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो इन्होंने क्या किया, 4th सेंचुरी BCE के दौरान अपनी जो कैपिटल थी वो राजगिरा से शिफ्ट करके और पाटलिपुत्र कर दी, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो गंगा रिवर के पास लोकेटेड है। वो गंगा रिवर के पास लोकेटेड है, क्योंकि गंगा रिवर से कम्युनिकेशन फिर बहुत अच्छे से हो सकता था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझ करके कि भाई यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी भी है ना, और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आसपास में जंगल वगैरह भी होंगे, तो इसके पानी को हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में हमें फॉरेस्ट वगैरह में एलिफेंट भी पा सकते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल सोच समझ करके इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। तो मगध के पावरफुल होने के क्या क्या रीजन थे? तो सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा था इसका। ठीक है, रीजन क्या थे? तो रीजन आप ये लिख देना, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, हेडिंग्स लिख देती हूँ, टॉपिक डाल देती हूँ, तो उसको एक एक 2 लाइन के अंदर उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। तो एग्रीकल्चर क्यों अच्छा होता था? क्योंकि रिवर वाटर जो है, गंगा रिवर का वाटर जो है वो फ्रेश होता है, आपको भी पता है। तो फ्रेश वाटर से जब वो इरिगेशन करते थे उसकी फसल जो है वो बहुत अच्छी होती थी और सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि रिवर वाटर के अंदर क्या होता है, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर वहाँ पर कल्टिवेशन की जाती है तो प्रोडक्शन अच्छी निकलती है। तो जब प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि राजा अपने इस प्रोडक्शन को, सरप्लस ग्रेन को आगे के स्टेट्स में या फिर दूसरे जो भी डिमांड होगी कहीं पर, तो उसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा तो उनके पास क्या आ जाएगा, उनके पास पैसा आएगा। तो ये सब पूरा का पूरा सप्लाई और डिमांड का खेल जो है वो स्टार्ट हो गया था। इस वजह से धीरे धीरे उनकी इकॉनमी जो है वो बढ़ने लगी थी। तो एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए ये पाटलिपुत्र, ये जो थी आपकी गंगा रिवर, इसको क्या करते थे, इसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया करते थे। दूसरा क्या था कि यहाँ पर फॉरेस्ट, जब पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जंगल भी पाए जाएंगे, पेड़ पौधे बहुत पाए जाएंगे, है ना, और उन्हीं के अंदर क्या पाए जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर ही एलिफेंट पाए जाएंगे। ठीक है, तो एलिफेंट जो है वो आर्मी का एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है कि जिस आर्मी में जितने ज़्यादा एलिफेंट्स होंगे वो पर्टिकुलर राजा की जो आर्मी है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा यहाँ पर हो गया कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए। तो आने जाने के लिए भी रिवर वाटर यूज़ किया, मतलब रिवराइन रूट यूज़ किया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, और फोर्थ की बात करूँ, फोर्थ का है एम्बिशंस, मतलब एम्बिशियस, किंग्स का एम्बिशियस होना, यानी कि इच्छावादी होना। अगर किसी किंग का एक इच्छा है उसकी कि मैं अपने लैंड एक्सपेंशन को और बढ़ाना चाहता हूं, तो वो उसके लिए एफर्ट करेगा। अब जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर या अपने CUT एग्जाम या कोई भी एग्जाम है, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अच्छी परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप उसी तरीके से एफर्ट करोगे। अब एक नॉर्मल बच्चा होगा, यार पास हो जाए, चल छोड़ना, क्या करना इतनी वो लेकर के, है ना, इतनी परसेंटेज हमें नहीं चाहिए, बस पास हो जाए, दैट्स इनफ। तो वो उस हिसाब की प्रिपरेशन करेगा। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो अपना टॉपर बनने के लिए उस हिसाब से मेहनत कर रहा है। इसी तरीके से जो हमारे अंदर जो एम्बिशंस होती है ना, इच्छाएं होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम किया करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एम्बिशंस ऑफ किंग। ठीक है, राजाओं का इच्छावादी होना। तो ये सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से मगध को मोस्ट पावरफुल महाजनपद कहा जाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, ये हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य का रीजन, जो कि क्या थे, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कहलाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बने थे, इनकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, ये रखी गई थी 321 BC के अंदर। यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ही एक्सटेंडेड इसने अपना, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर बनाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक को तो वो चीज़ें सारी की सारी विरासत में मिली है, लेकिन एक्चुअल में जो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाले, क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी इस पर कभी कभी डिबेट हो जाती है हिस्टोरियंस वगैरह की, है ना, तो हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं अपने कि ही एक्सटेंडेड, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी ने किसको रिप्लेस करके और अपने आपको वहां पर स्टैब्लिश किया। तो इन्होंने नंद डायनेस्टी को, ठीक है, इन्होंने नंद डायनेस्टी को रिप्लेस किया था। ठीक है, नंद डायनेस्टी, जिसके लास्ट रूलर कौन थे, नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, ठीक है, घनानंद।
ठीक है। घनानंद के ही उसमें कोर्ट में कौन थे? चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जिससे चाणक्य को दिल पर लग गई और वो दिल पर ले गया। ब्राह्मण वैसे था, है ना, और फिर जो है वो उनके दरबार से निकल जाता है कसम खाते हुए कि एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगा। खैर, इस पर बात करेंगे अब आगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक पूरा का पूरा अपना एम्पायर क्रिएट किया। अब हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य ये थे, इन्होंने अपना लैंड एक्सपेंशन यहाँ तक किया, फिर उसके बाद उसके बेटे बिंदुसार आते हैं, देन उसके बाद फिर अशोका आता है। तो हमें ये सब कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें अलग अलग चीज़ों से। हिस्टोरियन हैव यूज अ वैरायटी ऑफ द सोर्सेज रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य एम्पायर, दीज इंक्लूडिंग द आर्कियोलॉजिकल फाइंड। तो जो भी हमें धरती में जो दबी हुई चीज़ें थी उनको निकालने के दौरान हमें पता चली है कि ये उस टाइम की थी। उसके अलावा स्पेशली द स्ट्रक्चर्स, मान लो चंद्रगुप्त मौर्य ने या सम्राट अशोक ने या बिंबिसार ने या कोई भी राजा होगा, उन्होंने अपना एक स्टैचू बनवाया होगा, पत्थर की मूर्तियाँ बनाई होगी। पहले ऐसे ही चलता था, कोई फोटो तो क्लिक करने के लिए कैमरा में था नहीं, है ना, या कोई आईफोन तो था नहीं, तो क्या करते थे, ये अपने आप को मतलब याद रखवाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी सी मूर्तियां रखवा लिया करते। तो वो मूर्तियां भी हमें ज़मीन से टूटी हुई मिली, कैसे भी मिली, है ना, जिससे पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर राजा की थी। कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, इनके 3 नाम थे, क्या? विष्णुगुप्त, ठीक है। तो हैज़ मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर द अर्थशास्त्र। तो इसके अलावा यहाँ से तो पता चलता ही है, इसके अलावा हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र से पता चलता है, जिसने पूरा का पूरा मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा डिफाइन किया हुआ था। उसके अलावा बुद्धिस्ट और जैनाज एंड द पुरानिक लिटरेचर से भी हमें पता चलता है। अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी सारी की सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताती है। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो मेंशन अबाउट द मौर्य एम्पायर दीज। तो पूरे के पूरे मौर्य एम्पायर के बारे में इंस्क्रिप्शन से, टेक्स्ट बुक से, अशोका के इंस्क्रिप्शन से, साथ साथ में हमें स्टैचू से, साथ साथ में हमें कॉइन से, इन सभी चीज़ों से हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और कहीं कहीं पर डेट्स मेंशन होने की वजह से वो एक सॉलिड प्रूफ हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से आज हम हिस्ट्री में इसको मेंशन कर पाए हैं, ठीक है। ये हिंदी में है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। बच्चा मौर्य एम्पायर देखो इतना बड़ा था, ठीक है, मौर्य एम्पायर इतना बड़ा था। अब इतने बड़े से एम्पायर को मैनेज करने के लिए भी तो कोई ना कोई सिस्टम नया बनाया जाएगा ना। तो इतने बड़े से एम्पायर को मैनेज करने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, यानी कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए जाएंगे, राइट। तो 5 पॉलिटिकल सेंटर्स कौन कौन से थे? देयर वर द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, ठीक है। तो पाटलिपुत्र प्रोविजनल सेंटर, तक्षशिला। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं ये 5 पॉलिटिकल 5 सेंटर जो बनाए जाएंगे। वो एक तो होगा पाटलिपुत्र, जो कि क्या थी, इनकी कैपिटल थी। तो यहाँ पर लोकेट करने के लिए अगर आपसे आए तो ये पाटलिपुत्र यहाँ पर कर देना। पटना, बिहार की कैपिटल पटना है, तो यहाँ पर आपको लोकेट करना है। इस चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आएगा आपका क्या? तक्षशिला, यहाँ पर है आपका तक्षशिला, ठीक है। उज्जैनी आएगा, ये आपका उज्जैनी है। स्वर्णगिरी कहाँ पर है बच्चा? स्वर्णगिरी कर्नाटक को कहते हैं। स्वर्णगिरी किसको कहते हैं? कर्नाटक। और ये रहा यहाँ पर आपका सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का मतलब समझते हैं? स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड। और गिरी का मतलब क्या होता है? माउंटेन। गिरी का मतलब क्या होता है? माउंटेन। तो स्वर्णगिरी कर्नाटक। कर्नाटक में सोने के पहाड़ पाए जाते थे। खैर कहने की बात है, लेकिन वहाँ पर सोने की खानें थी, ठीक है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहा गया था, राइट। तोशाली हो गया। तो ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी, और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द। अब मान लो किसी को पाटलिपुत्र का, मान लो वो तो राजा था ही वहाँ पर, है ना, क्योंकि उनका जो कोर्ट था वहीं पर लगता था, और सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, रूल रेगुलेशंस बनाए जाते थे, वो कैपिटल से ही बनाए जाते थे। मेन कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और जहाँ जहाँ पर फॉर एग्जांपल उज्जैनी में उन्होंने हेड बना दिया, तोशाली में हेड बना दिया, यहाँ पर हेड बना दिया, तो वो हेड का काम क्या होता था? मान लो यहाँ पर कोई हेड है, अब वो क्या करेगा? अपने आसपास के क्षेत्रों को भी देखेगा। तो ये जो है पूरी की पूरी शांति व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई थी, ताकि सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होता था बच्चा, वो लैंड रूट से भी होता था और वो रिवराइन रूट से भी होता था, ठीक है। जो कम्युनिकेशन यानी कि जो लेने देने का काम होता था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम होता था, वो रिवराइन से भी होता था, और लोकली जाना होता था तो वो लैंड रूट से भी फॉलो किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर, ये हिंदी में हो गया। अब बात करते हैं किसकी?
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर की, मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज कौन था, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मौर्य एम्पायर के बारे में जानने के लिए हमें अलग अलग जो रिसोर्सेज मिले उसमें से एक सोर्सेज था क्या, एक सोर्स था हमें मेगास्थनीज की बुक इंडिका, मेगास्थनीज की बुक इंडिका। तो इंडिका के अंदर अब सबसे पहले बात करते हैं, इंडिका बाद में बताऊंगी, सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज था कौन। मेगास्थनीज जो था बच्चा वो एक ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, एक वो क्या था, ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर था। इस ग्रीक एम्बेसडर को सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में भेजा था कि भाई जाकर पता करके आओ कि भाई वहाँ पर कैसा सिस्टम चल रहा है, किस तरह का सिस्टम चल रहा है, ताकि हम उसको क्या कर सके, हम उसको अपने राज्य के अंदर सेम उसी तरीके से कुछ मॉडिफाई करके उसको लागू कर सके। इंडिया में इतनी शांति व्यवस्था है ना, वो क्यों है, वो कैसे है, वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक आज भी तो आप देखते हो ना कि दिल्ली में बहुत सारे हमारे एम्बेसीज बनी हुई हैं अलग अलग कंट्री की। तो ये कंट्री जानती है कि इंडिया के अंदर कैसा सिस्टम चल रहा है, हमारी इंडिया की एम्बेसी भी वहां पर है। तो ये पहले भी होता था और आज भी होता है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी से, क्लियर। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका के अंदर, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका के अंदर क्या किया था, अपनी बुक इंडिका के अंदर 6 कमिटीज को डिफाइन करते हुए बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी आर्मी अपनी क्रिएट की हुई है, इतनी बड़ी अपनी आर्मी बनाई हुई है जिसमें 60 लाख तो पैदल सैनिक थे और घुड़सवार अलग, कैवलरी अलग थे, एलिफेंट वाले अलग थे, चैरिटर अलग थे। तो उन सभी को डिफाइन करते हुए कि इतनी बड़ी आर्मी को कैसे मैनेज करते थे, फिर इंडिका में बताया उसने लिख करके कि मैंने खुद देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आर्मी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें सिर्फ 6 कमिटीज बनाई हुई है। तो एक तो बड़ी कमेटी होगी आर्मी, उसके अंदर 6 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। तो पहला जो फर्स्ट कमेटी जो है वो क्या करती है, वो सारी की सारी नेवी वाले डिपार्टमेंट को देखती है, ठीक है, नेवी वाले डिपार्टमेंट को देखती है। तो सेकंड होगा वो क्या करती है, वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को देखती है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोविजंस को देखती है। थर्ड क्या करेगी, थर्ड रिस्पॉन्सिबल होगी किसकी, फुट सोल्जर्स की, भाई जो पैदल सैनिक है उनको किसी तरह की कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी ये तो नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी, थर्ड वाली पार्टी की। उसके बाद फोर्थ क्या करेगी, फोर्थ जो कमेटी होगी वो काम करेगी हॉर्सेस का। तो हॉर्सेस को लाना ले जाना है ना, किस तरीके से और अच्छी तरीके से उनको ट्रेन करना होता है, उनकी मतलब हर तरीके से देखभाल करने का काम किसको सौंपा गया था, फोर्थ कमेटी को। फिफ्थ कमेटी क्या करेगी, फिफ्थ कमेटी जो है वो चैरिटर वाला पार्ट देखेगी और सिक्स्थ कमेटी देखेगी आपकी एलिफेंट वाला। इस तरीके से मेगास्थनीज से उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके और अलग अलग पार्ट को इस तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अशोका की। अब आते हैं सीन में द ग्रेट अशोका, ठीक है। तो अशोका का टाइम पीरियड, यहां से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अशोका का टाइम पीरियड 271 से 231 BCE के दौरान का था, ठीक है। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट रूलर, यही वो एक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने इस तरह का आइडिया फॉलो किया और ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। किस तरह का, कि इन्होंने पहली बार अपने रिकॉर्ड्स को परमानेंट तरीके से रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट किया। जैसे ये किसी के दिमाग में नहीं आया था कि हम बड़ी बड़ी शिलालेखाओं पर, पत्थरों पर, कॉपर प्लेट पर, है ना, या पिलर्स पर या रॉक इंस्क्रिप्शंस पर उसको क्या कराएं, अपने मैसेजेस को वहां पर इंस्क्राइब करवाएं। तो ये पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। तो ऐसे ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को कन्वे कराने के लिए परमानेंटली तरीके का यूज़ किया, ठीक है, आइडिया को फॉलो किया। Who inscribed his message to his subject on the official stone surface, natural rocks as well as polished pillar etc. ठीक है। तो ही यूज टू इंस्क्रिप्शन, आपने वो पिलर देखा होगा ना, मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में एक वो है क्या बोलते हैं, एक आयरन पिलर है ना, आयरन पिलर देखा होगा। उसको मतलब कितना भी ग्रिप कर लो, जितना हम ग्रिप करेंगे, मतलब आज तक जो है उसको जब ग्रिप करते हैं तो दोनों हाथ जो है अपने नहीं मिलते हैं, है ना, ऐसा होता है। और वो आज का नहीं, वो करीब करीब आप ये लगा लो कि 800-900 साल पुराना है, इतना पुराना है, लेकिन आज भी वो रस्टेड नहीं हुआ, जंग नहीं लगा, उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी ये है। और इतना हैवी है, वो प्योर जो है वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है। नाउ ही यूज्ड टू इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम दैट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा, उसने अपने इंस्क्रिप्शन में धम्म को भी लिखवाया। धम्म क्या होता था, धम्म एक तरह की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के अंदर अशोका ने इंक्लूड किया कि सभी लोगों को अपने बड़ों की और अपने मतलब धर्मों की
और दूसरों के धर्म को मतलब नीचा ना दिखाए, इस तरीके के मैसेजेस को कन्वे कराए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी? रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जेनरसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण, ब्राह्मणों के प्रति हमारा आदर सत्कार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंड दोज हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ, और जो अपने घर बार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जो तपस्वी हो गए हैं या जो मंदिरों में रहने लगे, हमें उनका भी क्या करना चाहिए? उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भी आदर करना चाहिए। ट्रीटिंग स्लेव्स को भी, जो भी आपके घरों में काम करते हैं तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, राइट। एंड द सर्वेंट काइंडली एंड रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजियस एंड द ट्रेडिशन अदर देन वंस ऑन, और जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, तो अपने धर्म को जैसे आप अच्छा मानते हो तो तुम्हें अच्छा मानते हो, मानो, लेकिन तुम्हें दूसरों के धर्म को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसको भी उतना ही सम्मान देना जितने कि आप अपने रिलीजन को दे रहे हो। इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने अपने धम्मा की पॉलिसी में इंक्लूड करवाया। और धम्म को प्रोपोगेट करने वाले को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताओ, फटाफट से। धम्म महामत्ता कौन होते थे? अभी मैंने बताया, ये जो धम्म की पॉलिसी थी उसको प्रोपोगेट करने के लिए जिन ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता था उसको कहा जाता था धम्म महामत्ता। तो धम्म महामत्ता कौन होते थे? स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अशोका, ठीक है, अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड धम्मा, टू स्प्रेड धम्मास पॉलिसी। और अपनी इस पॉलिसी को, धम्म की पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए उसने अपने दोनों बच्चों को भी लगा दिया, मतलब अपनी बेटी जिसका नाम था संघमित्रा और अपने बेटे जिसका नाम था महेंद्र, उनको भी लगा दिया कि तुम भी जाकर के धम्म की पॉलिसी को दूर दूर तक फैला कराओ। ठीक है, नाउ ये पूरा फैलाने के बाद, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्प्रेड कराने के बाद जो है अशोक धीरे धीरे अपना लैंड एक्सपेंशन करता रहा, और इसी लैंड एक्सपेंशन की एम्बिशन में उसने क्या किया? कलिंग बैटल को भी विन किया था। कलिंग बैटल कब हुआ था बच्चा? कलिंग बैटल हुआ था, ठीक है, कलिंग बैटल हुआ था 261 BCE में, ठीक है, 261। और ये कलिंग आज का क्या है? आज का ओडिशा है, ठीक है, कलिंग क्या है? आज का ओडिशा है, ठीक है। तो ओडिशा को पहले कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग की बैटल में अशोका ने विन तो कर ली थी, कलिंग को विन तो कर लिया था, क्योंकि ये उस टाइम में बहुत बड़ा एक, ये सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सकता था। इन्हीं सबको सोच समझ करके अशोका जो है वो कलिंग को जीतना चाहते थे। अब से पहले जितने भी राजा हुए वो कलिंग को जीत नहीं पाए थे, लेकिन पहला ये ऐसा राजा था जिसने कलिंग की बैटल में कलिंग को एक्वायर कर लिया था, कलिंग को जीत लिया था, ठीक है। और कलिंग के बैटल में जब जीत गए थे तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को जब मरे हुए देखा ना, और उनकी जो फैमिली वाले थे है ना, उन पर जाकर उनकी डेड बॉडी पर जाकर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये सब देखकर ना अशोका का दिल जो है वो मेल्ट हो जाता है कि यार इतने सारे लोगों का मरने का दोषी मैं ही हूँ। तो ये सब देखकर ना उनका मतलब एक मन जो है वो बिल्कुल पिघल जाता है, और वहीं पर ही वो अपने सारे के सारे वेपन्स को गिव अप कर देते हैं कि आज के बाद मैं कोई भी लड़ाई नहीं करूँगा, आज के बाद मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊँगा, और हमेशा जितना मेरा जीवन बच गया है तो उसको भगवान की भक्ति वगैरह में लगाऊंगा। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? वो बौद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बौद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बौद्धिज़्म को भी ये क्या करते हैं? दूर दूर तक स्प्रेड करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ये था पूरा का पूरा क्या? ये है पूरा का पूरा आपका मौर्य एम्पायर। देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ पर चोला, चेरास और पांड्यास, ठीक है, चोला, चेरास और पांड्यास यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा ये जो एरिया है इस पे सारा का सारा मौर्य एम्पायर ही बना हुआ था, मौर्य एम्परर ही रूल कर रहे थे, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब बच्चे इतने बड़े एम्पायर की या जो भी एम्पायर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? उसकी इंपॉर्टेंस का भी एक रीज़न है। इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो पास्ट में इंडिया था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ताकि हम ये क्लेम कर सके कि हमारा इतना एरिया है जो कि पहले से था हमारे पास। अब आपके घर की जितना भी एरिया है, ठीक है, अगर मान लो आपके पड़ोसियों ने आपके घर का थोड़ा सा भी एरिया ले लिया तो आप उस पर क्लेम करते हो कि भाई तुमने हमारा ये एरिया क्यों ले लिया? बोलेंगे तुम्हारा कहाँ है? बोलेंगे हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ कहाँ दिखाओगे? अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाओगे कि देखो इतने स्क्वायर, इतने गज जो भी हैं।
तो आपके पास वो प्रूफ होगा जिसे आप क्लेम करते हो। इसी तरीके से जो भी राजा लोग आएंगे, है ना, बाद में जो भी डायनेस्टीज आती रहेंगी, तो उनके थ्रू ये पता चलता रहेगा कि इंडिया का जो एक जोग्राफिकल एरिया है वो वहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड था। ठीक है। Now, historian begin to reconstruct the early history in the 19th century. The emergence of the Maurya Empire was regarded as a major landmark. तो ये एक ऐसा मेजर लैंडमार्क होता है जो कि इंडियन हिस्ट्री को जानने में या इंडिया की बाउंड्री को सेट करने में हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। कैसे क्लेम करेंगे कि हमारा ये वाला एरिया, मान लो चाइना आता है या पाकिस्तान आता है, वो हमारे एरिया को एक्वायर कर लेता है, तो हम कैसे क्लेम करेंगे? हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं इस तरह के मैप को दिखा करके, देखो ये था हमारा इंडिया, यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी रूल किया करती थी, यहाँ पर सम्राट अशोक का रूल था, या ऐसे करके। तो जब ये ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ और यहाँ पर वो पूरी तरीके से अपनी रूलिंग स्टैब्लिश कर देते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को होता है। ठीक है। उसके बाद द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द एसोसिएटेड विद द मौर्यास इंक्लूडिंग द स्टोन स्कल्पचर्स। और जहाँ से हमें स्टोन स्कल्पचर्स मिले, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजाओं का वहाँ तक भी लैंड एक्सटेंडेड रहा होगा। were considered as the example of the spectacular art typical empire। और ये इतना बड़ा एम्पायर जो था 322 से लेकर के 322 BCE तक में, इतना बड़ा एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्रिएट कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं न्यू नोशन एंड किंगशिप। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर था, लेकिन नीचे चोला चेरास पांड्यास रूल किया करते थे। तो ये हैं चोला चेरास पांड्यास। तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया था जहाँ पर मौर्य डायनेस्टी का रूल था, आगे आने वाली डायनेस्टी थी उनका भी रूल था। तो फिर साउथ में कौन रूल कर रहा था? साउथ में भी इसी तरीके के राजा रूल किया करते थे जिनको चीफिन्स कहा जाता था। ठीक है। जिनको क्या कहा जाता था? चीफिन्स कहा जाता था। तो चीफ एंड द किंग इन द साउथ, चीफ वॉज द पावरफुल। अब ये चीफ कौन होता है? चीफ बच्चा एक ऐसा पावरफुल पर्सन होता है जिसकी पोजीशन जो है वो हेरिडिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मान लो चोला चेरा पांड्या को कोई भी रूलर है या कोई भी राजा है, अब वो राजा, उसका बेटा आगे राजा बनेगा कि नहीं बनेगा ये श्योर नहीं था, क्योंकि हो सकता है उसके बेटे को कोई हरा दे और अपना रूलिंग वहां पर स्टैब्लिश कर दे, तो वो डायनेस्टी तो वहीं पर खत्म हो गई जो पहले चल रही थी। इसी तरीके से बोला गया है कि हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती हेरिडिटी। ही रिसीव द गिफ्ट। तो ये राजा लोग भी मतलब बाकी के जैसे नॉर्थ इंडिया में राजा रूल किया करते थे उसी की तरह ही ये क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, है ना, और उसी रेवेन्यू कलेक्शन से ये अपने अपने एरियाज को डेवलप करेंगे। तो ये पहले से होता रहा है। और ये जो इस तरह का रूल था ये ब्रह्मसूत्र ब्रह्मशास्त्र में भी लिखा गया था कि कोई भी रूलर जो होगा वो अपने एरिया के अंदर, अपने राज्य के अंदर डेवलपमेंट कैसे करेगा। तो ये धर्म कहता है कि तुम लोगों से पैसा लेकर लोगों के वेलफेयर में ही उसको लगाओ। तो ये तुम्हारा धर्म कहता है, ये ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ था। ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तो इसी नियम के बेस पर, इसी रूल के बेस पर भी नॉर्थ में भी और साउथ में भी ये जो चीफ होते थे, राजा लोग होते थे, ये पब्लिक से रेवेन्यू लिया करते थे और उस रेवेन्यू फंड से ही डेवलपमेंट किया करते थे। ठीक है। तो दीज न्यू किंग इमर्जेंस इन द डेक्कन। अब ये जो किंग्स का इमर्जेंस था ये डेक्कन में और फर्दर इन द साउथ पे, तो सबसे पहले डेक्कन में हुआ, फिर उसके बाद साउथ में हो जाता है, इंक्लूडिंग द चीफन्स चोलास चेरास एंड पांड्यास। इन सभी के, ये जो साउथ में पूरा का पूरा आप ये देखते हो ना, ये सारा का सारा चोला चेरास पांड्यास, इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को तमिलक्कम कहा जाता है। इस तमिलक्कम कंट्री के अंदर, ठीक है, जो जो स्टेट्स इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कर्नाटक, ठीक है, और आपका आ गया केरला, ठीक है, और क्या आ जाएगा? और कर्नाटक आ जाएगा, केरला आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? केरला। ठीक है, क्लियर बच्चा? चलिए नेक्स्ट, ये रहा चोला चेरास और पांड्यास। ठीक है, ये है चोला चेरास और पांड्यास। ये देखो, यहाँ पर चेरा हैं, यहाँ पर चोलास हैं, यहाँ पर पांड्यास हैं। ठीक है, पूरा का पूरा। ये आपका कलिंग बैटल है जो कि ओडिशा था। ठीक है, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिवाइन किंग पर। ठीक है, बात करते हैं डिवाइन किंग पर। अब डिवाइन किंग में क्या हो जाएगा? डिवाइन किंग में क्या हो जाएगा? डिवाइन किंग क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। डिवाइन किंग का मतलब होता है मतलब गॉड का जो एक होता है ना, लाइट सी होती है, मतलब एक तरीके से
इस दुनिया के भगवान आप समझ सकते हो। तो किंग ऑफन टू ट्राइड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ अ वैरायटी ऑफ द डिटीज इन ऑर्डर टू क्लेम द हाई स्टेटस। डिवाइन किंग का मतलब होता है कि हम ही शेडो ऑफ गॉड हैं, भगवान की परछाई हैं, भगवान के मैसेंजर हैं। तो जैसे सुप्रीम गॉड तो हैं ही, सुप्रीम अथॉरिटी तो गॉड हैं ही, लेकिन इंडिया में या इस धरती पर तुम्हारे लिए भगवान हम ही हैं। इसलिए जो भी हम ऑर्डर पास करते हैं तुम्हें, तो आपको ये फॉलो करने चाहिए। तो ये हम नहीं करते हैं, ये भगवान हमें ऑर्डर देते हैं, तब जाकर हम तुम्हें ऑर्डर दिया करते हैं। तो अपने आप को भगवान की तरह से ट्रीट करवाने वाले ये जो राजा लोग होते थे, वो अपने आप का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई रखते थे, मतलब भगवान के बराबर रखते थे। उन्हीं में से एक थे कौन? कुशाना डायनेस्टी के रूलर। तो कुशाना डायनेस्टी के रूलर्स ने अपने आप को क्या किया? कुशाना डायनेस्टी रूलर ने अपने आप को एक टाइटल दी थी, और उस टाइटल का नाम क्या है? देवपुत्र। उस टाइटल का नाम क्या है? देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड, ठीक है, सन ऑफ गॉड। किससे इंस्पायर होकर? क्योंकि चाइना के जो रूलर होते थे वो अपने आप को हैवी टाइटल दिया करते थे, है ना। तो हैवी टाइटल, जितनी ज़्यादा हैवी टाइटल होगी तो लोग उस पर्टिकुलर राजा की टाइटल को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते भाई ये राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने भी क्या किया? अपनी टाइटल दे दी, और ये टाइटल क्या थी? ये थी देवपुत्र की। तो किंग ऑफ द ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द वैरायटी ऑफ द डिटीज ऑर्डर टू क्लेम द हाई स्टेटस। दिस स्ट्रेटजी वाज यूज्ड बाय द कुशानास इन द 1st सेंचुरी BC टू, जिनका रूलिंग पीरियड था 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी C के अंदर। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया कहाँ पर है? आप ये वाला जो पार्ट देखते हो ना बच्चे, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट देखते हो, ये आपका सेंट्रल एशिया है। तो सेंट्रल एशिया से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो गया? आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये किसका था? ये सारा का सारा कुशाना डायनेस्टी का था, ठीक है। तो कॉलेजियल स्टैचू, ये क्या है? ये कॉलेजियल स्टैचू हमें मथुरा से और एक जगह अफगानिस्तान से मिला है। ऊपर की मुंडी हालांकि गायब है, ठीक है, लेकिन इस तरह की मूर्तियां बनवाने का पर्पस क्या था उनका? वो ये था कि अपने आप को भगवान, मतलब टेम्पल के सामने जो भी एंट्रेंस गेट होता था उसके सामने अपनी बड़ी सी मूर्ति इंस्टॉल करवा दिया करते थे, और जो भी लोग वहाँ पर डिवोटीज आएंगे, जो भी विजिटर्स आएंगे, तो सबसे पहले वो उनके सामने सर झुकाएंगे, फिर वो भगवान के मंदिर में जाएंगे, है ना, वो पूजा पाठ करेंगे, जो भी था। तो अपने आप को इस तरीके की मतलब भगवान दिखाने के लिए ये मंदिरों के बाहर अपनी इस तरह की मूर्तियाँ इंस्टॉल करवा देते थे। और इस तरह की मूर्ति हमें कहाँ मिली है? मथुरा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, और अफगानिस्तान से भी मिली है। कहाँ से? अफगानिस्तान से भी मिली है। इससे पता चलता है कि उनका, ठीक है, उनका जो रूलिंग पीरियड था, उनका जो रूलिंग एरिया था वो अफगानिस्तान से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट तक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास गुप्ता किंग। अब हम ये गुप्ता किंग की बात करते हैं। 4th सेंचुरी, पहले हमने क्या कर लिया? कुशाना डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया, है ना। कुशाना डायनेस्टी के सबसे खतरनाक रूलर कौन थे? सबसे खतरनाक रूलर थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क थे। तो के से कनिष्क, के से कुशाना, ये भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बाय द 4th सेंचुरी एविडेंसेस ऑफ द लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड मेनी। अब उसके बाद से 4th सेंचुरी के बाद 1st सेंचुरी में हमने देखा 1st सेंचुरी BCE से लेकर के 1st सेंचुरी CE तक का कुशाना रूलर। फिर उसके बाद कौन आते हैं? सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स आते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर ने सेकंड से लेकर के और क्या किया? 4 तक आते हैं। अब उनको रिप्लेस कौन करेगा? उनको रिप्लेस करेंगे कौन? गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आ गई कुशाना, ठीक है, पहले आ गए अपने मौर्य आ गए, ठीक है। मौर्य के बाद क्या आ जाएगा? कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये ऐसे कर लेना, सेट कर लेना उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मौर्य आ गए, उसके बाद कुशानाज आ गए, ठीक है, कुशानाज आ गए। उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए आपके सातवाहन, ठीक है, सातवाहनाज आ गए। सातवाहन के बाद कौन आ जाएंगे? गुप्ताज आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सेट करते हुए चले जाना है। तो गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट। अब ये गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाते हैं, और गुप्ता एम्पायर के आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े रूलर हुए। फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त है, बहुत ही पावरफुल माना जाता है उनको, है ना। और दूसरे कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिनकी बेटी प्रभावती गुप्ता थी, है ना, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे। एक आपने वो देखा होगा सीरियल आता था, कौन सा? विक्रम बेताल वाला। तो जो विक्रम थे ना, वही थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ गुप्ता एम्पायर के अंदर सामंतों का भी इमर्जेंस होता है। अब ये सामंत कौन होते हैं? सामंत वही बाजीराव मस्तानी वाले, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह ना कीजिएगा। वो कौन था? वो सामंत ही तो थे। फिर जो बाजीराव से पहले जो सामंत थे उन्होंने उसको, बाजीराव को सामंत बना दिया। अब ये सामंत होते कौन हैं? इट्स अ काइंड ऑफ हेड, इट्स अ काइंड ऑफ चीफ।
तो पर्टिकुलर एरिया के जो हेड होते हैं, ठीक है, उनको सामंत कहा जाता है। हालांकि ये राजा से, किंग से नीचे की हायरार्की में होते हैं सामंत। तो सामंत मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। तो जो लोकल रिसोर्सेज मान लो डेक्कन के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, अब ये महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर, ठीक है, कोई है सामंत है, ठीक है, पूरे एरिया में तो क्या है, पूरे इस एरिया के अंदर तो गुप्ता पीरियड का रूल, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के रूलर का रूल चल रहा है, उसी में ये डेक्कन भी आ जाता है। तो डेक्कन में हेड किसको बनाया हुआ था, सामंतों को बनाया था। तो ये सामंत क्या करते थे, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वहाँ के जो रिसोर्सेज को भी यूज़ करते थे, थोड़ी बहुत अपनी सेना भी रख लिया करते थे। तो जब कभी राजा को इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो खुद अपनी सेना के साथ राजा की खिदमत में हाजिर हो जाते थे, है ना। जैसे आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, अजय देवगन की मूवी थी ना, तान्हा, ठीक है, वो वाली तानाजी, राइट। तो इंक्लूडिंग द प्रशस्तीज। अब इसके अलावा हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कैसे पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है उनके लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, इंक्लूडिंग द प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति होती है इन द प्रेज ऑफ किंग, किंग की प्रशंसा में कहे गए कुछ शब्द होते हैं, कविताएं होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जो भी कुछ उनकी तारीफ में लिखा होता है उसको कहा जाता है प्रशस्ति। और सबसे जो फेमस प्रशस्ति है वो कौन सी है, फेमस प्रशस्ति है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस या प्रयाग प्रशस्ति। वैसे तो बहुत सारी प्रशस्ति हैं लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा समुद्रगुप्त को एक बहुत सुपर डुपर राजा बताया गया है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति, सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, किसने लिखी, ये लिखी थी हरिसेन ने, हरिसेना। हरिसेन कौन था, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये जो प्रशस्ति लिखते थे ना बच्चे, ये जो है उनके पोएट लिखते थे, उनके कर्टियर्स लिखते थे, ठीक है। तो ये प्रशस्ति लिखी गई थी और इस प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किस में लिखी हुई थी, ये संस्कृत में लिखी हुई थी, ठीक है। किसके बारे में लिखी हुई थी, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो इनसे हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। और ये रहा पूरा का पूरा प्रयाग प्रशस्ति पिलर, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पिलर। ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, इसी को डिसाइफर करके और इस पर्टिकुलर इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजिंग द कंट्री साइड। अब हम रूरल एरिया की बात करते हैं। ये तो सारी की सारी हमने सिटीज़ के बारे में, टाउन्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। मेजर टाउन्स के बारे में भी हमने देख लिया कि किस तरीके से मेजर टाउन थे, वहाँ से कम्युनिकेशन होती थी, ट्रेड होता था, सब कुछ होता था। लेकिन व्हाट अबाउट विलेज एरिया, व्हाट अबाउट रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट हो रही थी, किस तरीके की। हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरी कंटेन द एंथोलॉजीज सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र। अब हमें रूरल एरिया के बारे में, कोई राजा होगा तो सारे के सारे तो सिटीज़ और टाउन नहीं होंगे ना, तो रूरल एरिया भी होंगे। तो वहाँ के जो लोग होते थे वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे, तो इस तरह की सोच हमें कहानियों के माध्यम से मिलती है। आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, कोई भी स्टोरी बुक पढ़ी होगी आपने, वो राजा ऐसा था, वो हमने अपनी प्रजा को, अपनी पब्लिक को हमेशा परेशान किया करता था, इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, उनकी पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी, है ना तो रेवेन्यू दे पा रही थी और ऊपर से जो है वो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा नहीं होता था। तो कहने का मतलब उनकी उस सोच से पता चलता है कि उनका राजा कितना बुरा था। एक है कि हमारा राजा बहुत अच्छा था, है ना, उसने इतने सारे डेवलपमेंट के काम किए वगैरह वगैरह। तो सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे राजा थे। ये कैसे पता चला, कोई ना कोई तो हमने उनसे रिलेटेड स्टोरी पढ़ी होगी। इसी तरीके से स्टोरियों के माध्यम से पता चलता था कि राजा और प्रजा के कैसे रिलेशन थे। उन्हीं स्टोरीज को क्या कहा जाता है, जातक कहा जाता है बच्चा, है ना। तो स्टोरीज एंड द पंचतंत्र, तो जातक वर रिटन। अब ये जो स्टोरीज होती थी ये कौन से लैंग्वेज में लिखी होती थी, पाली लैंग्वेज में लिखी होती थी, जो कि फर्स्ट मिलेनियम सीई के दौरान लिखी जाती थी मिडल में। वन स्टोरी, एक स्टोरी है गंता तिंदु जात का। देखो बच्चा, इस तरीके से पत्थरों के ऊपर या मंदिरों की दीवारों के ऊपर ना ऐसे ये चित्रकारी की जाती थी। तो इनको देख करके जो हमारे आर्ट हिस्टोरियन होते हैं, जो चित्रों को देख करके उनकी स्टडी करके और फिर इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो ये जो आर्ट हिस्टोरियन ने इस तरह की पिक्चर्स को देख करके इंफॉर्मेशन जो हमें बताई वो क्या थी
एक गंता तिंदु जातक है, एक गंता तिंदु स्टोरी है, उसमें क्या बताया गया था कि एक विक्ट किंग है, वो अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा परेशान करता है, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता है। दिन वो वहां की प्रजा कहती है, मतलब वो स्टोरी में लिखा हुआ था कि वहां के लोग बोलते थे कि दिन में तो राजा के कलेक्टर्स आ जाते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और रात में चोर लुटेरे आ जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत सामान होता था, लूट पुट के ले जाते थे। तो हम जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे बिना सामान और इनके, है ना। तो इस तरीके से बताया गया था। और इसके अलावा इस स्टोरी के अंदर एल्डरली, विमेन, मैन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स के बारे में भी बताया हुआ था। और जो गांव के जो लड़के होते थे उनके बारे में, एनिमल्स के बारे में, मतलब सब कुछ डिफाइन किया था। तो इन सभी स्टोरी से पता चलता है कि पब्लिक और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उनके कैसे रिलेशंस होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉपुलर परसेप्शंस। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। अब चलते हैं हम, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ कहाँ पर, बनारस लेकर चलती हूँ। ठीक है, एक ऐसी जगह चलते हैं, बहुत देर हो गई यार पढ़ते पढ़ते, अब तो मैडम बोर हो गए हैं, तो बोर नहीं होना है आपको, तो लेकर चलते हैं हम आपको बनारस की गलियों में। ठीक है, तो इधर देखिए, ये है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर किया जाता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी रूरल एरिया से बहुत अच्छा, कंपैरेटिव टू सिटीज और टाउन के बहुत अच्छा, वहीं पर ही एग्रीकल्चर होता था, जिससे सरप्लस ग्रेन होने की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, राजा जो होता था वो उसको सप्लाई किया करता था बाहर, जिसकी भी डिमांड होती थी। इस तरीके से बाहर के लोग राजा को पैसे दिया करते थे, है ना। और इसी से ही क्या होता था, इसी से ही इकॉनमी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती थी और अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर राजा डेवलपमेंट भी करता था। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि जहाँ पर खेती अच्छी होती थी उस पर। अब इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए लोग क्या करते थे, विलेज में लोग इसको अच्छा बनाने के लिए आयरन प्लो शेयर का यूज करते थे। मतलब अभी तक आपने देखा होगा किसमें, हड़प्पा शिलान्यास में देखा होगा, है ना, लकड़ी के हलों का यूज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा ना कि चेंजेस देखे जाएंगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखे जाएंगे। अब लोगों ने एग्रीकल्चर करने के लिए आयरन प्लो शेयर, यानी कि अपने हल के बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पर कुछ लोहे की, आयरन की बनी हुई कुछ नुकीली चीज इंसर्ट कर देते। उससे जैसे ही फार्मर क्या करता था, उसकी प्लोइंग करता था, खुदाई करता था, तो वो सॉइल अच्छी से टिल्ट हो जाती थी। और एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक प्लांट को जो ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे उसको मिट्टी से, वो जितनी मिट्टी की खुदाई डेप्थ में होगी उतना ही ज़्यादा उसको पोषक तत्व मिलेंगे और वो अच्छे से प्लांट ग्रो करने लगेगा। यही रीज़न था कि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी भी होती थी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती थी। अब चलते हैं हम खेतों में। देख रहे हो कितनी सुंदर सी इमेज बनाई है, कितनी सुंदर सी पीपीटी बनाई है ना। अब यहाँ पर बारिश हो रही है और देखो यहाँ पर ये जो है कटाई हो रही है, मतलब मजे ही मजे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है, लोग एग्रीकल्चर में बिजी हैं। अब विलेज एरिया के अंदर भी फार्मर्स की अलग अलग कैटेगरी होती थी। देखो बच्चे, 3 तरह के लोग होते थे, इन्हीं से ही विलेज सोसाइटी बनाई जाती थी। एक तो वो जमींदार टाइप में जिसके पास बहुत सारी लैंड होगी, एक वो जो एवरेज होते थे जिसके पास थोड़ी वो ज़मीन होती थी, एक वो होते थे जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं होती थी। 3 तरीके से होंगे ना, है तो ये फार्मर कैटेगरी के जो कि विलेज सोसाइटी में रहा करते थे, है ना। तो विद द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस अमंग द, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोगों के पास पैसा भी तो उस हिसाब से आएगा। जिसके पास लैंड है उसके पास तो पैसा ही पैसा होगा, वो तो रिच बन जाएगा। जिसके पास नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करेगा, वो स्लेव कैटेगरी में आ जाएगा। और जिसके पास अपना ठीक ठाक से ज़मीन है, चलो 1-2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, वो उस हिसाब से क्या करेगा, उस हिसाब से काम करेगा। अब इसी के बेस पर ही लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन एवरेज है, तो लोगों की अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी। इन्हीं कैटेगरीज को इंडिया के अंदर विलेज एरिया में जमींदार बोला जाता था, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी। ठीक है, एक होते थे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, एक होते थे स्मॉल पीजेंट्स और एक होते थे लार्ज लैंड होल्डर्स, राइट। ऐसे ही साउथ में भी, तो हम यहाँ पर दोनों को पैरेलली लेकर चल रहे हैं। नॉर्थ में क्या होता था, साउथ में क्या होता था, तो अब मैंने नॉर्थ की बात कर ली, अब आते हैं हम साउथ के बारे में। तो साउथ में भी इस तरह के लोगों को, जो कि संगम टेक्स्ट लिटरेचर में हमें लिखा हुआ मिला है, तो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, साउथ में उसको क्या कहा जाता था, वेल्लॉर कहा जाता था। किसको कहा जाता था, लैंड ओनर्स को। यहां से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, मैच की फॉर्म में भी पूछ लेंगे और इसको स्टेट 1 लाइनर में भी पूछ लेंगे। उसके बाद प्लोमैन को क्या कहा जाता था, उझावर, और स्लेव्स को कहा जाता था अदमई। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, ये हिंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट
लैंड ग्रांट एंड द रूरल एलिट्स। अब हमें ये कैसे पता चलता है विलेज में कि कोई राजा ने किसी को लैंड ग्रांट करी थी? इसका भी हमें इंस्क्रिप्शंस के अंदर रिकॉर्ड मिला है, जो कि सातवां डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था। किसको? इस लैंड ग्रांटेशन को। कब? 2nd सेंचुरी के अंदर। कब? 2nd सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो सातवां डायनेस्टी के रूलर्स ने जैसे खुश होकर के, या उनके वहां पर ब्राह्मण वगैरह आए तो उनको पूजा पाठ करवाई, तो उनको ग्रांट क्या कर दी? लैंड ग्रांट कर दी। ठीक है, या फिर अपनी तरफ से टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए भूमि दान कर दी। उनका रिकॉर्ड भी रखवाया जाता था। खुद ही देखो जरा, आपके मान लो कोई आपका विलेज होगा या आपके आसपास में कोई होगा, टेम्पल होगा, कुछ भी होगा, तो टेम्पल में ना कहीं कभी ना, मतलब कहीं कहीं टेम्पल पे लिखा होता है कि सीमेंट जो होती है गिवन बाय दिस, इतने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना डोनेशन दिया, 1 लाख का दिया, 2 लाख का, तो वो लिखवा दिया करते हैं। या फिर इसने ईंटें गिरवाई, या फिर इसने सीमेंट गिरवाई, या इसने ये कर। तो जो बहुत मोटे मोटे से असेंबलीज होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब वही रिकॉर्ड से पता चलता है कि हाँ भाई ये इसने तो दिया था, यही इनके पास तो बहुत सारा पैसा होगा। सेम इसी तरीके से जो भी लैंड ग्रांट की जाती थी उसका भी रिकॉर्ड हमें मिला। ठीक है, अब वो कौन कौन सी लैंड होती थी जिनका रिकॉर्ड हमें मिला? 2 तरह की होती थी लैंड। ठीक है, जिनका रिकॉर्ड हमें मिला इंस्क्रिप्शंस के अंदर। एक होता था आपका वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो मैं अभी बताने वाली हूँ। वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? वोटिव इंस्क्रिप्शन होता है लैंड ग्रांट टू द लैंड ग्रांट फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई लैंड को क्या कहा जाता है? जहां जिसका रिकॉर्ड रखा जाता था उसको वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। क्लियर है? मतलब किसी राजा ने मान लो टेम्पल बनाने के लिए भूमि दान करी, उसका रिकॉर्ड लिखवा दिया, उसको कहा जाता है वोटिव इंस्क्रिप्शन। एक होता है आपका अग्रहारा। एक क्या होता है? अग्रहारा। ठीक है, लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहारा कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और इसके अलावा हमें प्रभावती गुप्ता का भी, जो 5th सेंचुरी सीई में या 4th सेंचुरी सीई में गुप्ता पीरियड जब चल रहा था, ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता जो कि क्या थी? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता जो थी डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और क्वीन कहाँ की थी? क्वीन ऑफ वाकाटक। वाकाटक क्वीन थी ये। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना। राइट, तो इन्होंने भी क्या किया था? इनको भी लैंड ग्रांट करने का राइट दिया गया था। हालांकि ये अलाउ नहीं था कि किसी फीमेल को लैंड ग्रांट करने का या लैंड ग्रांटेशन का एक्सेस दिया गया हो। यही एक ऐसा रेयर केस देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन एलिट्स एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये पूरा का पूरा क्या है? यहाँ पर देख रहे हो ना, ये नॉर्थ के सारे हैं, मेन सिटीज़ हैं, यहाँ पर है, नीचे चोला चेरास पांड्यास रूल कर रहे थे, यहाँ पर है। ठीक है, अब इनको यहाँ पर देखना है कि मैम इसमें मेन सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती थी जिसकी वजह से इनको मेन सिटीज़ में काउंट किया गया था। तो 3 यहाँ पर मैं बात बताने वाली हूँ, उज्जैन, ठीक है, पुहार और पाटलिपुत्र। उज्जैन, पुहार और पाटलिपुत्र, इन तीनों से ही कम्युनिकेशन की जाती थी, जिससे ट्रेड बढ़ता था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ती थी। उज्जैनी से लैंड रूट फॉलो किया जाता था, उज्जैनी से लैंड रूट फॉलो किया जाता था, पाटलिपुत्र से रिवराइन रूट फॉलो किया जाता था, और पुहार से सी रूट फॉलो किया जाता था। ठीक है, बड़े बड़े दूर दूर देशों में जाना होता था तो पुहार से सी रूट बनकर चलते थे, रिवराइन से क्या करते थे? अदर स्टेट में जाना होता तो रिवराइन रूट यूज़ किया करते थे, और ये लोकल एरियाज़ के लिए उज्जैनी जो है लैंड रूट के लिए माना जाता था। तो ये इनकी मेन सिटीज़ थी। ठीक है, तो ये न्यू सिटीज़। Urban center emerged in the several part of the subcontinent in the 6th century BC. A major town were located along the route of the communication. Example, पाटलिपुत्र was riverine. अभी मैंने बताया सब कुछ। पाटलिपुत्र रिवराइन के लिए यूज़ किया जाता था, उज्जैनी से जो है वो लैंड रूट यूज़ किया जाता था, और पुहार से सी रूट यूज़ किए जाते थे। पुहार से सी रूट बनकर चलते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्बन एलिट्स एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन में। अब आगे बात करते हैं
हमें ये कैसे पता चलता है कि किस एरिया में रिच पीपल रहते थे, रिच फैमिली रहती थी, और किस एरिया में ऑर्डनरी पीपल रहा करते थे? ये पता चलता है खुदाई के दौरान, जब एक्सकवेशंस के दौरान चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई तो कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो बहुत ही कम मिली। इसका मतलब ये कि वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो लोग कम यूज़ किया करते थे, और वो लोग यूज़ करते थे जो कि रिच होते थे, क्योंकि वो जो चीज़ थी, जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिला, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। ठीक है, और जहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली, इसका मतलब ये कि ऑर्डनरी पीपल जो होते थे वो इनको यूज़ किया करते थे। ठीक है, नाउ आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड बाय द एक्सकवेशन इंक्लूडिंग द, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली? हमें मिली वहाँ से पॉटरी बॉल्स मिले, पॉटरी बॉल्स एंड द डिशेस के कुछ पीसेस मिले। ठीक है, तो विद द ग्लोसी फिनिश, तो ये जो पीसेस थे इस तरीके के, ये जो पीसेस थे इस तरीके के, मतलब टूटे फूटे, जैसे कप टूट जाता है ना आपका, टी मग्स होता है, या प्लेट टूट जाती है क्रॉकरी वाली, है ना, तो वो टूट जाती है तो उसको ऐसे धरती में फेंक देते हैं। तो अब सोचो जरा, जैसे दिल्ली में एक वो है, एक कचरे का पहाड़ बना हुआ है पूरा का पूरा, उसमें सोचो जरा कितनी चीज़ें दबी होगी। तो मान लो आज से 100 साल बाद, 10 साल या फिर 1000 साल बाद जब भी उसको खोदा जाएगा तो हमारी यूज की हुई चीजें वहां पर किसी को मिलेगी ना, बहुत टाइम बाद। इसी तरीके से चीजें एक्सकवेशंस के दौरान जब निकाली गई तो ये टूटी फूटी, मतलब ये ब्रेकेबल उसमें कंडीशन में ये टूटी हुई मिली थी हमें। अब ये जो फाइन ग्लोसरी जो बॉल बताया गया है, इसी को कहा जाता है नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। मैम ये क्या होता था, ये समझ में नहीं आया। आपने बोन चाइना के कप्स का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वो, है ना, कप्स टी मग्स की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो जब उसका प्रोडक्ट हम खरीद कर लाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होता है। इसी तरीके से वहाँ के लोग जो होते थे वो, ये जो होता है आपका बहुत ही ग्लोसी फिनिश वाला एक पोट्री होती थी, एक बॉल होता था जिसको लोग जो है अपने खाने के लिए यूज़ किया करते थे, है ना, खाने मतलब प्लेट होती थी इसकी, या कटोरी हो गई, चम्मच हो, जो भी कुछ होता था। तो जब इसको टूटी फूटी अवस्था में पाया गया तो इसी को ही बोला गया, उस टाइम में क्या कहा जाता था, इनको नदन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता था, इन्हीं बर्तनों को, इस तरह के बर्तनों, इस तरह की क्वालिटी के वाले बर्तनों को। सो प्रोबेबली यूज बाय द रिच पीपल, तो शायद इसको रिच पीपल यूज़ करते हों। आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग द, इसके अलावा हमें टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, मटेरियल गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, बहुत सारी तरह की चीज़ों के हमें प्रूफ मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब वहाँ पर ना एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो इस तरह का काम करते थे, प्रोडक्शन का काम किया करते थे। प्रोडक्शन का काम मतलब, अब जैसे मान लो कि कारपेंटर है, कारपेंटर की अपनी कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ होता है उनकी अपनी वो होती है, कम्युनिटी होती है, जो शॉपकीपर होते हैं उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, ड्राइवर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी बनी हुई है। इसी तरीके से जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स होते थे, जो मतलब मान लो कि अगर उनको एक शर्ट बनवानी होती थी तो शर्ट रॉ मटेरियल से लेकर के और पूरी शर्ट बनने तक का जितना भी प्रोसेस है उसको एक ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया करते थे। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता था, श्रेणी और गिल्ड कहा जाता था। तो इसी श्रेणी और गिल्ड को प्रोबेबली प्रोक्यूर द रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल से लेकर के यहाँ पर किसान से उसने कॉटन ली, फार्मर से कॉटन लेकर के ये जाएगा उसके पास, जहाँ पर उस कॉटन से, कॉटन बॉल से कॉटन निकाली जाएगी, थर्ड के पास जाएगा तो वहां पर कॉटन से तुम लोग यान बना दो, धागा बना दो, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से टेलर के पास जाएगा और टेलर क्या बना देगा, शर्ट बना देगा, और फिर ये मार्केट में चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस पूरा का पूरा जो कंप्लीट किया वो खाली एक पर्सन ने नहीं किया, बहुत सारे पर्सन इससे इन्वॉल्व होते थे, एक ही थोड़ी ना करेगा इतने सारे काम। तो इन्हीं पर्सन के सारे, इन्हीं पर्सन के ग्रुप को गिल्ड और श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट से बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट, राइट। अब इंडिया में ट्रेड कैसे होता था, तो अब जैसे व्यापार बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, अदर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। अब इन्हीं की वजह से इंडिया के अंदर अब ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया के अलग अलग ट्रेडिंग रिलेशंस होंगे अलग अलग कंट्री के साथ में, जिससे कि इंडिया का लेना देना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो फ्रॉम द 5th century 6th century BC द लैंड एंड द रिवर रूट अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन द वेरियस डायरेक्शन बोथ ओवरलैंड एंड ओवरसीज। तो यहाँ पर लैंड रूट से भी और ओवरसीज यानी कि सी रूट से भी क्या किया जाएगा, ट्रेडिंग वगैरह की जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पैडलर्स की बात करते हैं। तो जो लोकल एरियाज के लोग होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कारवां में चला करते थे, बुल्लक कार्ट्स में अपना सामान भरा, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको सेल करने के लिए लेकर जाते थे। ये लोग कारवां में क्यों चलते थे, क्वेश्चन आता है। कारवां में इसलिए चलते थे ताकि कोई भी जो भी लुटेरा चोर वगैरह आते थे तो इनको लूटे ना, और ये अगर आए तो उसका फिर ये सामना कर सके, इसलिए ग्रुप में रहेंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा, इसी लोग ये कारवां में चला करते थे, राइट। सो दीज ट्रेवलर दोज रूट इंक्लूडिंग द पैडलर्स हु प्रोबेबली ट्रेवल ऑन द फुट एंड मर्चेंट हु ट्रेवल। तो ये जो पैडलर्स होते थे जो पैदल चला करते थे, और एक होते थे जो कि बुल्लक कार्ट्स को लेकर चला करते थे, इन्हीं को ही
कारवां कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए हमारे लैंड रूट वाले। इसके अलावा सीफर्स भी होते थे जो सी वोयाजेस किया करते थे। अगर मान लो किसी राजा ने किसी को स्पॉन्सर किया कि भाई तुम्हें मेरा ये मैसेज कन्वे करना है और तुम्हें अदर कंट्री के अंदर जाना है, तो अदर कंट्री में जाने के लिए उनको सी रूट फॉलो करने होते थे, सी रूट से जाना होता था। तो हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी लगती है ना, तो जान प्यारी लगती है। ठीक है, तो अगर मान लो सी रूट से जाएंगे तो हो सकता है सी में साइक्लोन आ जाए, उनकी जान को खतरा भी होता था। लेकिन जो बड़े दिल का होता था, मतलब जो एकदम निडर होता था, वो ये काम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता था कि हाँ मैं जाऊंगा। जो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हो जाता था उसको डबल प्रॉफिट होता था। एक तो राजा ने स्पॉन्सर किया, उसको पैसे दिए, वो अलग, ठीक है, रहना खाना पीने का जो भी दिया उसको, है ना। दूसरा ये कि जहाँ पर वो जाएगा, जिस पर्पज से जा रहा है, मान लो उस कंट्री के अंदर कोई चीज़ बहुत फेमस है, उस कंट्री से वो चीज़ लेकर आया, उन्होंने अपनी कंट्री में सेल किया, तो यहाँ से भी उसको प्रॉफिट हो गया, जैसे वास्को द गामा आया था इस तरीके से। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, whose वेंचर्स वर रिस्की। तो ये जो सेफरर्स होते थे, जो सी वोयाजेस, सी रूट फॉलो करते थे, उस पर्सन को क्या कहा जाता था, उसको सेफरर्स कहा जाता था। वर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। रिस्की तो होता था लेकिन प्रॉफिटेबल भी होता था। सक्सेसफुल मर्चेंट वर। अब जो अपने डेजिग्नेशन तक जहाँ पर जाना होता था सही सलामत पहुँच जाते थे, उनको तमिल भाषा में मसत्वन कहा जाता था, और सेठीज और सातवाहाज इनको कहा जाता था प्राकृत भाषा में। किनको? जो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हिंदी में हो गया। किंग्स और कॉइन्स पे बात करते हैं। ये बच्चा, जब ट्रेड बढ़ेगा तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ठीक है बढ़ रहे हैं। अब ये जो एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, यानी कि जो लेन देन होगा, जो व्यापार होगा, अब उसके बीच में कॉइन सिस्टम आ जाएगा। पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो अगर दूर दराज के देशों के साथ में अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, लेन देन बढ़ाना है, तो ये थोड़ी ना कि हम तुम्हें अनाज दे रहे हैं, तुम बदले में हमें ये दे दो, है ना। अब वो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होने लगेगा। उनकी जगह पर अब कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो किस किस डायनेस्टी ने, किस किस रूलर ने किस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान से देखना। ठीक है, तो पंचमा कॉइन्स वॉज मेड द सिल्वर। पंचमा कॉइन होते थे बच्चे, वो दो मेटल को मिलाकर बनाए जाते थे, सिल्वर प्लस कॉइन को। इनको किसने स्टार्ट किया? इनको स्टार्ट किया था किसने? इनको स्टार्ट किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने। किसको? पंचमा कॉइन्स को, इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर्स ने इसको स्टार्ट किया था। कब? 6th century BCE ऑनवर्ड्स वर अमंगस द अर्लीस्ट मिंटेड एंड यूज। न्यूमिमैटिस्ट क्या होता है? न्यूमिमैटिस्ट होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइन पर क्या चीज लिखी है इसको स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? इसी को ही न्यूमिमैटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन, न्यूमिमैटिस्ट, राइट। Who have studied these other coins, the instruction of possible commercial onwards, the first gold coin issued by the। अब ये तो था क्या, कॉपर और सिल्वर से बने हुए मेटल के जो कॉइन्स होते थे उनको पंचमा कॉइन कहा जाता था, जो कि इंडो ग्रीक्स ने चलाया था, राइट। उसके बाद क्या था? उसके बाद गोल्ड कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया में सबसे पहले कौन थे जिन्होंने 1st century के अंदर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया? वो थे कुशाना। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट। अब कुशाना रूलर्स ने जिस तरह के कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, वो वेट में क्या थे? वेट में वो रोमन एम्परर्स के जो भी उनके कॉइन्स होते थे, जो रोमन डायनेस्टी में चलाए गए थे, रोमन एम्परर्स ने जिस तरह के सिक्के गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, उनका जितना वेट होता था, तो कुशाना रूलर्स ने उनका वेट उतना ही रखा। एंड द पार्थेनियन रूलर ऑफ ईरान, और ईरान के जो पार्थेनियन रूलर्स थे, पार्थेनियन एक डायनेस्टी थी, तो उन्होंने भी इस तरह के गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। उनके सिक्कों का जो वेट था, उसी तरह के वेट का सिक्का भी किसने चलाया था? कुशाना रूलर्स ने। तो कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय द, जो कॉइन्स होते थे वो खाली राजा नहीं चलाते थे, बड़े बड़े ट्रेडर्स और मर्चेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे। तो एक हरियाणा और गुजरात की क्या थी? ट्राइब थी। कहाँ की? हरियाणा एंड पंजाब। गुजरात बोल के पंजाब था, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की ट्राइब थी। इस ट्राइब का नाम क्या था? योद्धेज। इस ट्राइब का नाम क्या था? योद्धे। इन्होंने कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स वर इशूड बाय द रिपब्लिक, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर। इसके अलावा मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन
किसने चलाए थे? ये इंट्रोड्यूस किए थे गुप्ता रूलर्स ने। अब ये स्पेक्युलर गोल्ड कॉइन क्या होते हैं? मतलब जो अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते थे, ठीक है। इस तरह के कॉइन्स को दूर दराजों के देश के साथ में ट्रेडिंग करने के लिए गुप्ता रूलर्स ने इस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि गोल्ड के बने होते थे, इसीलिए इनको स्पेक्युलर गोल्ड कॉइन कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट से बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसाइफर ऑफ द ब्राह्मी। अब जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस के अंदर, जो भी हमें कॉइन्स के अंदर, है ना, जो भी कंटेंट लिखा हुआ मिला, तो वो हमें 2 लैंग्वेजेस के अंदर मिला। एक तो था आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एक था आपका कौन सा? एक था आपका खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो बहुत सारी इंडियन, आज की मॉडर्न इंडिया की लैंग्वेज जो है वो किससे? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही इमर्ज होकर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित। तो यूरोपियन स्कॉलर ने इसको जब डिसाइफर कर रहे थे तो यूरोपियन स्कॉलर ने अपने साथ इंडियन पंडितों को, ब्राह्मणों को बिठाया कि भाई तुम बहुत सारी लैंग्वेज को जानते हो, संस्कृत को जानते हो, तो क्यों बताओ, ये वर्ड संस्कृत का है, ये वर्ड बंगाली का है, ये वर्ड उसका है, ये वर्ड उसका है। उनकी हेल्प से काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस को और काफ़ी सारे कॉइन्स के कंटेंट को हमने डिसाइफर किया, ठीक है। Scholar have studied the earliest inscriptions. Some of the assume these were inscription, although earliest inscriptions were in the Prakrit. अच्छा, क्वेश्चन जब आता है आपका कि सबसे ज़्यादा हमें किस भाषा में, भाषा लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, किस लैंग्वेज में हमें वो मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, तब आंसर क्या आ जाएगा? प्राकृत। तब आंसर क्या आ जाएगा? मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन प्राकृत लैंग्वेज, राइट। तो प्राकृत लैंग्वेज में हमें, ये लैंग्वेज है, ठीक है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सी लैंग्वेज में, कौन कौन सी लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्ट में मिले, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3। लैंग्वेज की बात करूं तो ब्राह्मी, अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं तो ब्राह्मी और खरोष्ठी, और अगर मैं किसकी बात करती हूं, अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूं तो 3 लैंग्वेज में अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए, ग्रीक, एरामाइक और प्राकृत, ठीक है। ये सब क्या हो गई? ये सब लैंग्वेज हो गई, ये सब क्या हो गई? लैंग्वेज हो गई। और अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो क्या हो गई? ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, ठीक है। ये है आपकी खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट कहाँ यूज की जाती थी? ये क्वेश्चन आता है आपका नॉर्थ वेस्ट में। मैडम ये नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब इसकी सब डायरेक्शंस बनती है, तो आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये क्या कहलाता है? नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो इस वाले एरिया में खरोष्ठी स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है, जो कि इंडो ग्रीक रूलर्स ने इसको यूज़ किया था। इंडो ग्रीक किंग्स आर फाउंड रूल ओवर द एरिया, कब? 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी BCE में इनका रूलिंग पीरियड चल रहा था। तो इन्होंने खरोष्ठी स्क्रिप्ट को क्या किया? इसको यूज किया अपने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन के अंदर। दीज कॉइन कंटेन द नेम ऑफ द किंग, ग्रीक एंड द खरोष्ठी स्क्रिप्ट, लेटर प्राकृत वाज आइडेंटिफाइड दोज। तो फिर बाद में जब इसको पहचाना गया कि ये तो सारी की सारी प्राकृत लैंग्वेज से ही सिमिलर है, तो इसको डिसाइफर किया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा, इनका लिखने का भी एक तरीका होता था, है ना। अगर लिखने का तरीका अगर पूछा जाए तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, एक ट्रिक बताती हूँ। बी से क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका ब्राह्मी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। ब्राह्मी बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से क्या हो जाएगा? बाएं। बी से क्या हो जाएगा? बाएं। ब्राह्मी, ये ब्राह्मी बी से होता है, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा? बाएं। और बाएं का मतलब क्या होता है? बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती थी, जैसे आज हम लिखते हैं। इसी तरीके से इसका अपोजिट खरोष्ठी लगा लो, खरोष्ठी, ये इसका ऑपोजिट लगा लो, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, तो हमें ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस पढ़ने पर यह पता चला कि अशोका ने अपने आप को देवपिया और पियदस्सी के नाम से लिखवाया हुआ था, और इनका नाम जो है वो ये अशोका था, ठीक है। तो देवपिया का मतलब होता है क्या? बिलव्ड ऑफ द गॉड, और पियदस्सी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। और ये दोनों ही जो इनकी मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में पाए हुए हमें मिले, और इनके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी होगी? प्राकृत। स्क्रिप्ट कौन सी होगी? ब्राह्मी, राइट।
उसके बाद आफ्टर एग्जामाइन दीज इंस्क्रिप्शंस फाइंडिंग दैट दे मैच टू द टर्म, फिर उसके बाद बहुत सारे जब धीरे धीरे इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया गया, फिर उनके हर एक स्टाइल को, हर एक लेटर को इनको मैच किया जाने लगा, तो मैच इन द टर्म ऑफ द कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड द पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी होते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। उसके बाद एपिग्राफिस्ट जो होते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, उनको एपिग्राफिस्ट कहा जाता है। एंड इंक्लूडिंग दे इशूड बाय द सेम रूलर। फिर पता चला कि ये तो सारे के सारे सेम रूलर्स ने ही इनको लिखवाया हुआ है। ये क्या है बच्चा, ये पूरा का पूरा आपका इंस्क्रिप्शन है। आफ्टर एग्जामाइन ऑल द इंस्क्रिप्शंस फाउंडिंग दैट दे मैच द टर्म, कंटेंट, स्टाइल, ठीक है, लैंग्वेज, पैलियोग्राफी, ये सारा का सारा वही लिखा हुआ है, प्राकृत लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। हमें तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो इस स्टडी को जानते हैं वही इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। इसकी PDF आपको मिलेगी यहाँ पर, कहाँ पर आपको मिलेगी, संजीवनी पर। अब ये संजीवनी क्या है, कैसे, अभी मैं बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप CUT 2025 की तैयारी करना चाहते हो, आर्ट स्टूडेंट हो, तो क्या कर सकते हो, आप महापैक में इनरोल कर सकते हो। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो डिस्काउंट ऑफर पाने के लिए Y489 आपको यूज़ करना है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं कैसे बताती हूँ, आपको सिंपली एक काम करना है, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर फाइंड करोगे अड्डा 24/7, देखो यहाँ पर ऐप को डाउनलोड किया हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। जैसे ऑल कोर्सेज पर जाएंगे तो सबसे पहले महापैक का बता देती हूँ, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे, UG पर जाएंगे, आर्ट्स पर जाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका महापैक, है ना, ये उन्नति है, ये सारा आपका, ये विद बुक है, ये विदाउट बुक है। तो जैसे आप विद बुक लेना चाहते हो, बुक के साथ भी साथ में आपकी प्रिपरेशन होती रहे, तो यहाँ पर करोगे बाय नाउ, और यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे मेरा Y489। तो ये मेरा कूपन कोड है, इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको लगा दीजिएगा। ये तो हो गई महापैक की बात। अब मैं जो बात कर रही हूँ कि आपको ये कहाँ पर मिलेगी, क्या संजीवनी कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ये ई-बुक्स पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही ई-बुक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको संजीवनी दिखाई देगा। जैसे संजीवनी होगा तो देखो यहाँ पर 0 है ना, तो सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। जा करके इसको अभी के अभी बाय नाउ कर लो, सारी PDF आपको यहीं पर मिलेगी, लेकिन ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको बहुत 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 मज़ा आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए अनीता मैम आपसे कहती हैं जय हिंद, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।